अच्छा नहीं लग रहा है, यकीन जानिए आप। आपसे मेरा विरोध हो सकता है, मेरा आपसे राजनीतिक विरोध है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर मुझे लगता है उस पद की एक गरिमा गरिमा होती है, उस कुर्सी की एक गरिमा होती है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। मुझे आपका ये मॉकिंग, ये मज़ाक करना लोगों का मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं पुराने ख़यालात की हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सुन रहा है जब मैं ये कह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का मज़ाक मत उड़ाइए। ये जो जेन ज़ी है, ये बहुत आगे निकल चुकी है। Everybody know that I am a Good girl. good girl officer. Everybody knows that I'm a good girl, officer. भाई देखो मेलोडी मिल गई भाई। भाई आपका नाम क्या है? मेलोडी। भाई देखो मेलोडी। मोदी जी अगली बार रील बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाओगे ना तो फुल लुक आएगी और आवाज भी बढ़िया निकलेगी। ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नाक दिखती रहती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती। ऐसे बनाना। अभी न्यू हो ना रील बनाने में, डेली एक रील बनाओ, आदत पड़ जाएगी। थप्पड़ से नहीं साहब, हमें प्यार से डर लगता है। आपको याद है सलमान खान की फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का ये डायलॉग? नरेंद्र मोदी का इसी तरह का दूसरा डायलॉग बदल गया है कि बंदूक से नहीं साहब, हमें दिमाग से डर लगता है, सोचने वाले लोगों से डर लगता है। नरेंद्र मोदी के लिए कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि वह ऐसे मकाम पर आ चुके हैं जहां अंग्रेजी में कहते हैं ही हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हिंदी में कोई अच्छा मुहावरा, कोई ऐसा फ्रेज जो मैं इस्तेमाल कर सकूं कि एक ऐसा इंसान जिसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार के, उनके एडवाइज़र्स के, उनके सचिवों के, उनके मंत्रियों के, मैं कहती हूँ दिमागी दिवालियेपन का ये निशान है कि पूरे तरीके से ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका न कोई सर है न पैर है। पहले आप किसी को एंटी नेशनल कह दिया करते थे तो लोग थर्रा जाया करते थे। पहले किसी को कहा जाता था देशद्रोही है तो लोग समझते थे कि अब तो उनका अंत नज़दीक है। लेकिन आज 2026 में अगस्त के महीने में जब भारत अपना 79वां जन्मदिन मना चुका है, आज़ादी का दिन मना चुका है, 80वें साल में हम प्रवेश हो चुके हैं, पूरी एक ऐसी नस्ल तैयार हो चुकी है जो नरेंद्र मोदी की इस पूरी राजनीति को उसने रिजेक्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के वो पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बहुत शौक है इतिहास बनाने का कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, नेहरू से ज़्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने, 1200 साल बाद एक हिंदू राजा आया है, इतनी तपस्या के बाद देश को ये राजा मिला है। हर वक्त उनको एक रिकॉर्ड बनाने का, इतिहास बनाने का शौक है। तो ये रिकॉर्ड भी उनके नाम है कि जितना नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया है, वो भी इतनी छोटी उम्र की जनरेशन ने उतना भारत के किसी प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा। तो नरेंद्र मोदी के इतिहास में ये रिकॉर्ड जाएगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग वगैरह वगैरह तो वो अपने पसंद के इतिहासकारों से लिखवा सकते हैं, चाहे तो पाठ्य पुस्तकों में लिखवा लें, लेकिन ये रिकॉर्ड उनके नाम होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा मजाक किया गया। अगर कोई नफरत कर रहा हो, हिंसा की बात कर रहा हो तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो क्या उसकी ज़बान पकड़ लेंगे? क्या उसकी ज़बान तालू से खींच लेंगे? आप क्या कर लेंगे? हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। Everything is fine. तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। 15 अगस्त को लाल किले से दिया गया उनका ये भाषण पूरे तरीके से एक फेल्ड नेता के तौर पर वो भाषण है, और उस भाषण में जिस तरह से दिमागी नक्सलियों की वो बात कर रहे हैं, किन लोगों को वो दिमागी नक्सल कह रहे हैं ये भी आप समझिए इस बात को। मैं वो भाषण का हिस्सा आपने सुना भी होगा, दोबारा आपको सुनवाऊंगी, लेकिन एक और अहम बात सुनवा रही हूँ कि न सिर्फ कि नरेंद्र मोदी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट, उनके तमाम मंत्रीगण जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो इस सरकार को उनके साथ मिलकर चलाते हैं, अगर चलाते हैं, पहले तो कहा जाता है कि ये दोनों ही सिर्फ गुजराती हैं जिनके ज़रिए ये पूरा जो देश है वो चल रहा है। 2 कारोबारी गुजराती, जो नेता गुजराती, ये 4 लोग मिलके 140 करोड़ लोगों के देश को चला रहे हैं या चलने नहीं दे रहे हैं, जो भी आप सही समझें वो कह लीजिए। लेकिन आप सोचिए कि मंत्रीगण आ गए, किरण रिजिजू साहब, और क्या फरमा रहे हैं
पहले नरेंद्र मोदी जी का भाषण का वो हिस्सा सुनवाती हूँ जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि माओवादी मानसिकता वाले लोग सत्ता के गलियारों में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और माओवादी विचारधारा का प्रभाव नीतियों पर भी पड़ा। किसको कह रहे हैं आखिर वो माओवादी? जरा बताएं तो, किस यूपीए के मंत्री को माओवादी कहते हैं? कोई सचिव माओवादी था? कौन सा सलाहकार माओवादी था? मोदी जी अगर इतनी हिम्मत की है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, नेम द नेम्स, नाम भी ले लीजिए। आपकी सत्ता है, आपका राज है, आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, नाम लीजिए जरा। क्यों छुप रहे हैं? बादलों में छुप कर क्यों बात कर रहे हैं? साफ आइए जरा और बात कीजिए और बताइए कौन नक्सली था। वो कह रहे हैं सरकारी समितियों में सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते थे, हमने जंगलों में हथियारबंद नक्सलियों को खत्म करने में सफलता हासिल की है तो देश को उनके संकट से मुक्त किया है, लेकिन हथियारबंद भले ही खत्म हो गए हों, दिमागी नक्सल अभी भी मौजूद है। आइए सुन लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर माँ बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। इन नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस दिशा में रहने के तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में। जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमें कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में, सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जी हाँ, पहले नक्सलियों को ढूंढने के लिए जंगल जाया करते थे, आजकल ये नक्सली जंतर मंतर पर पाए जाते हैं। बिल्कुल दिल्ली के दिल में, आप सोचिए, पॉलिटिकल दिल्ली जिसे हम कहते हैं, जहाँ 140 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला होता है, जहाँ नीति निर्धारण होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बताया जा रहा है कि दिमागी नक्सली पाए जा रहे हैं। दिमागी नक्सलों का हम क्या करें? और वो कह रहे हैं कि उनको पहचानना होगा, उनको अलग थलग करना होगा। पूरी तरीके से देखिए, शुरू से ही, पहले दिन से, और आरएसएस 100 साल से इनकी पूरी जो आइडियोलॉजी है, ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, रिजिजू साहब का बयान सुनवाती हूँ। उनकी पूरी जो आइडियोलॉजी है वो ये कि देश के सामने कुछ ऐसे चेहरे बनाए जाएं जिनको देश का दुश्मन बताया जाए, कि देखिए इन दुश्मनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। यानी अपनी कोई विचारधारा नहीं है कि आप देश को बनाना क्या चाहते हैं, आप सकारात्मक कुछ नहीं करना चाहते, पॉजिटिव कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विध्वंसकारी राजनीति है ये सिर्फ और सिर्फ चाहती है किस तरह चीज़ों को गिराना है, डिमोलिश करना है। 1992 की बाबरी मस्जिद से शुरू होकर इनका विध्वंस अभी रुका नहीं है। इस देश का भी विध्वंस, देश के विचार का जो विध्वंस चल रहा है लगातार, आप ये देखिए कि किस तरह से अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको पहचानना होगा, उनका नाश करना होगा। यानी ये दुश्मन है, ये रावण के सर हैं और इनमें मैं तीर मार रहा हूँ, इसलिए आप मुझे वोट देते रहिए। अभी मैं 2 सर गिरा चुका हूँ, अभी 3 सर और बाकी हैं, फिर 5 सर और नए निकल आते हैं। नए नए दुश्मन इनके निकल रहे हैं। अभी तो इनके दुश्मन उमर खालिद थे, शर्जील इमाम थे, कम्युनिस्ट थे, जेएनयू के लोग थे, एएमयू के लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, तमाम ये लोग थे, लिबरल ख्यालात वाले लोग थे। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चे भी जंतर मंतर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रील और मीम में बात करते हैं, अब उनकी बारी आ गई है, अब वो देश के नए दुश्मन बन चुके हैं। तो आप सोचिए, मैं वही कह रही हूँ कि दिमागी दिवालियेपन का ही तो ये नतीजा है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं अक्सर सलाह नहीं देती हूँ, और बिना मांगी सलाह तो बिल्कुल नहीं देती हूँ, लेकिन अगर कोई सुन रहा है उनके सलाहकारों में, तो मोदी जी, आपको अपनी स्क्रिप्ट बदलने की ज़रूरत है। ये पुरानी पटकथा काम नहीं आ रही है, फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई है। अगर आपको इस पेशे में रहना है तो आपको नई कहानी, नई पटकथा लिखनी पड़ेगी।
ये दुश्मनों वाली कहानी आपकी ख़त्म हो चुकी है कि कपड़ों से पहचान लो, चेहरे से पहचान लो, नक्सलियों को देख लो, फिर इनको अलग-थलग हम करेंगे और देश के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना होगा, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप सोचिए कि 13वीं बार नरेंद्र मोदी लाल किले पर वहाँ भाषण दे रहे थे और 2 बड़े संकट उनके सामने थे। एक बड़ा संकट था कि जंतर-मंतर पे एक पूरी पीढ़ी उनसे खफ़ा नहीं हो गई है, गुस्से में है, उन्हें मॉक कर रही है, और दूसरा आरएसएस का पूरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था राम मंदिर। उस राम मंदिर में जो चंदा चोरी नहीं, चंदा घोटाला हुआ है, उसने एक बड़े हिंदू तबके का दिल तोड़ दिया है। इनसे मुंह मोड़ लिया है उन्होंने, मोह भंग हो चुका है कि ये वो सरकार, वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अब से नहीं, आप सोचिए 80 के दशक से ये राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं ये लोग। 1992 में मंदिर गिराने से पहले से लेकर अभी तक इनको 50 साल हो चुके हैं। ये सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, फिर मंदिर बन गया, बन जाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि देखिए वोट दीजिए इनको क्योंकि मंदिर बनवाया गया है। उसी मंदिर में जब इतना बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार, इतना बड़ा स्कैम होता है तो छिपने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। इन 2 बड़े संकटों के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आए लाल किले पर फंबल करते हुए, यानी उनकी ज़बान फिसल रही थी। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, बोल नहीं पा रहे थे, अजीब सा भी लग रहा था। 75 साल के बुजुर्ग हैं वो, लेकिन ऐसी बातें तो करें 75 साल के बुजुर्गों वाली, ताकि उनकी इज्जत की जाए और हम ये बात ना कहें कि टेलीप्रॉम्प्टर सब फिसल सकती है ज़बान। मैं इस मामले में बेरहम नहीं हूँ। मैं अभी ये नहीं बोलूँगी कि उसमें एक नुक्ताचीनी मैं करूँ कि देखिए उनकी ज़बान फिसल गई या टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ पाए, लेकिन भाषा देखिए आप। अगर वो नक्सलवादी कह रहे हैं, उन जेनज़ी को, उन छोटे-छोटे बच्चों को जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या नौकरी मांग रहे हैं सिर्फ अपना बुनियादी अधिकार मांगने के लिए, तो फिर क्या कहा जाए? क्या हम उनको वो डिस्काउंट दें फिर 75 साल वाले बुजुर्ग वाला कि हाँ ठीक है उनकी भी ज़बान फिसल गई होगी, या बोल नहीं पा रहे हैं, या हाथ कँपा रहे हैं? रिजिजू साहब क्या फरमाते हैं, देखिए वो कह रहे हैं मोदी जी ने ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको दिमागी नक्सल नहीं कहा। उन्होंने किसको कहा? ये देखिए ये लिस्ट तैयार कर दी है, ये हैं दिमागी नक्सल। कौन-कौन है ये? जो माओइस्ट को सपोर्ट करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, जो सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादियों के साथ रहते हैं और आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं, जो चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको काटने की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्सों से सेपरेट करने की बात करते हैं। इसमें कौन सी बात है? ये कौन सी ऐसी पहेली थी जो आपने सुलझा ली? आप मुझे बताइए, ये कौन सी ऐसी पहेली थी रिजिजू महाराज जो आपने ये सुलझा दी? कौन आपकी बात से असहमत हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें जो कहीं और देश में असहमति का अधिकार तो बचा रहेगा? ट्वीट करके, बाकी लोग तो उसको भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये ट्वीट करके महाशय फरमा रहे हैं कि आप ये समझिए कि हम सबको नहीं कह रहे हैं। यानी अब यहाँ पे क्या साफ करने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जेनज़ी को हम ये नहीं कह रहे हैं, ये लोग हैं। कौन है? माओइस्ट को सपोर्ट करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करने वाले, और दूसरे यानी कि कम्युनिस्ट के बारे में कह रहे हैं, लेफ्ट लिबरल्स के बारे में, दूसरी बात कह रहे हैं कश्मीरियों के बारे में, और तीसरी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में। आप किन लोगों को रेखांकित करें? मैं फिर वही कह रही हूँ, जब इतना कह दिया है, यहाँ तक आ गए हैं आप, तो थोड़ी सी हिम्मत और कीजिए हुजूर, ज़रा सा नाम भी ले दीजिए, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, हम भी पहचान लेंगे। मोदी जी ने वैसे ही कहा है कि दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा, कैसे पहचानेंगे हम? आप उनका नाम बताइए, उनका चेहरा हमें दिखाइए, तो हम अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। तो पूरे तरीके से दिस गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द प्लॉट, नरेंद्र मोदी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। ज़मीन पूरे तरीके से खिसक चुकी है इनके पैरों के नीचे से, इस कदर कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, पहले उन्होंने अपना वो आदेश वापस लिया जिस आदेश में उन्होंने कहा था कि नालसार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट बनने के फैसले से वो नाराज़ हैं, तो कहा आपको हम वकील ही नहीं बनने देंगे, आपको हम नामांकन एनरोलमेंट ही नहीं करने देंगे बार काउंसिल में। उसके बाद उस फैसले को 1 घंटे के भीतर आप सोचिए वापस ले लिया, और अब कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख है इस बात का और वो माफ़ी मांग रहे हैं। कभी आपने सोचा था इस तरह के दिन आएंगे? वही तो होता है, जब दर्द जब हद से गुजरता है दवा होता है, जुल्म जब हद से गुजरता है तो यही दिन आते हैं। ये वो अहंकारी लोग हैं जो लाखों वकीलों का सपोर्ट लेकर नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में बाकायदा उन्होंने कैंपेन किया था। ये राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के नेता हैं। इनका इरादा था कि दशकों तक ये बार काउंसिल में बने रहेंगे, लेकिन इनके खिलाफ एक मुहिम छिड़ चुकी है और इस बात का इनको अच्छी तरह अंदाज़ा है, और मुझे नहीं लगता कि इनकी माफ़ी से अब कुछ होने वाला है। इनके खिलाफ अब मुहिम छिड़ चुकी है और मुझे नहीं लगता माफ़ी अब इनका कुछ भी बिगाड़ पाएगी या इनका कुछ भी बना पाएगी। अब आखिरी बात बताना चाहती हूँ कि अलग अलग लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। नेहा बोरा, इसके अलावा सौरभ दास, ये तमाम लोग ज़ाहिर है कह रहे हैं
नेहा बोरा का ट्वीट है, वो कह रही हैं कि फ्रॉम द इनहेरिटर्स ऑफ द मार्टर्स, यानी कि शहीदों के वारिस क्या कह रहे हैं, शहीदों के वारिस क्या कह रहे हैं कि ये जो अपोलोजिस्ट हैं और ब्रिटिश राज के जो बूटलिकर्स हैं, जी हाँ, ब्रिटिश राज के बूटलिकर्स हैं। आपने अर्बन नक्सल से शुरुआत की और दिमागी नक्सल पे आप आ गए हैं। आप अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज हैं अपने विरोधियों के लिए लगातार बनाना शुरू कीजिए, करते रहिए लगातार इस काम को, और अपने नए नए दुश्मन आप पालते रहिए। हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हु मेक दिस नेशन, दिस 80th इंडिपेंडेंस डे मार्क्स a resolve to carry on the ideals of the freedom struggle। यानी जो मान्यताएं हैं और जो मूल्य हैं हमारे आज़ादी की लड़ाई के, हम जो भारत के लोग हैं अपनी 80वीं सालगिरह पे हम उसको लगातार मानते रहेंगे। और जो हमारे शहीदों का खून है, जो हमारे देश को बनाने में लगा है, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, हम उनकी रक्षा लगातार करते रहेंगे। जी हाँ, मैं वही कह रही हूँ। मोदी जी अगर सुन रहा है कोई, तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे नाकाम प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका 56 इंच का सीना होता था, उसको 56 इंच के बंदर की एक तरह से मैं कहूँगी उदाहरण इस तरह के दिए जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यकीन जानिए आप। आपसे मेरा विरोध हो सकता है, मेरा आपसे राजनीतिक विरोध है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर मुझे लगता है उस पद की एक गरिमा होती है, उस कुर्सी की एक गरिमा होती है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। मुझे आपका ये मॉकिंग, ये मजाक करना लोगों का मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं पुराने ख्यालात की हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सुन रहा है जब मैं ये कह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का मजाक मत उड़ाइए। ये जो जेन ज़ी है, ये बहुत आगे निकल चुकी है।